जो जो रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है तो क्या है वो, दैट इज एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दैट इज द फिक्स, यहाँ पे वी इज फिक्स क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे घूम रहा है। देखो मास के वेरी करेगा, मास के मास जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, तो इसका जो मास है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली है इन केस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जो एक्सिस पास कर रहा है। लेकिन अगर ऑफ सेंटर हो रहा है, ऑफ सेंटर हो रहा है, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे से ऑफ सेंटर हुआ, ऑफ सेंटर हुआ मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ डी which is perpendicular to the center of axis ए से जो परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ए एक्सिस पास किया था, यहाँ पे ए डैश एक्सिस पास कर रहा है। तो देखो अगर यहाँ से पास करेगा तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, किस साइड में ज़्यादा मास है, हम ओबियसली इस साइड में मास ज़्यादा है, इस साइड मास कम है। तो ऑब्जेक्ट जब इस एक्सिस के ऑफ सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ना करके कोई दूसरा एक्सिस से पास करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमको नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो मास है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो इनबैलेंस नहीं घूमेगा। तो इनबैलेंस घूमेगा मतलब यहाँ पे इनबैलेंस क्यों घूमेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट दिस साइड विल बी मैक्सिमम देन दैट साइड। तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स क्रिएट हो जाएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो पास कर रहा था, वो जो फोर्स जो चारों साइड पे या फिर पूरा सर्कल के अलग जो घूम रहा था, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा था, दैट इज इक्वल इन ऑल द साइड। लेकिन अगर ऑफ सेंटर होता है तो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हो जाएगा। तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया का फोर्स है, इनर्शिया क्या है, कितना अमाउंट का फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। बेसिकली जनरली बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमको रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने के लिए। तो हमारा एक डी अल्बर्ट प्रिंसिपल है, हम आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो, तो इसीलिए क्या होता है, जो ऑफ सेंटर हो जाता है इसलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड से और इस साइड से वो अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, इस साइड जब रोटेट करेगा तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा इस साइड पे। तो इस साइड को बंद करने के लिए, इस साइड को ऑपोजिट काउंटरैक्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए, इनर्शिया चाहिए, इस साइड के लिए अलग चाहिए, इस साइड के लिए अलग चाहिए। लेकिन यहाँ पे पास करेगा तो हर एक साइड कितना चाहिए, mv स्क्वायर चाहिए, ठीक नहीं। तो इसीलिए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ऑफ सेंटर हो जाएगा, जितना डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया धीरे धीरे उतना बढ़ेगा। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। ओके, तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमेशा सेमिस्टर में आता है, तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो दूसरा हम एक टॉपिक पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, ओके, जो कवर नहीं हुआ है। तो काइनेमेटिक्स मतलब इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग फोर्स एंड इट्स इफेक्ट एंड इट्स कॉज। इसका मतलब क्या है, तो एक मैकेनिक्स का जो मैकेनिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम जो विदाउट कंसीडरिंग फोर्स मतलब फोर्स को कंसीडर हमको नहीं करते हैं, और ना ही उस फोर्स को कंसीडर करते हैं, ना ही जो फोर्स का इफेक्ट या फिर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है इसके ऊपर हम पढ़ते हैं। वो जो जितना सब ये इस कैटेगरी में आता है वो कहाँ पे आता है, काइनेमेटिक्स में आता है। तो काइनेटिक क्या है, इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी विथ कंसीडरिंग फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। तो जो काइनेटिक्स पे हम क्या पढ़ते हैं, बाय कंसीडरिंग फोर्स, हम फोर्स को कंसीडर करेंगे और फोर्स की वजह रीजन क्या है वो सब हम उसके ऊपर क्या किस में पढ़ेंगे, काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, वेयरएज काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, वेयर बाय कंसीडरिंग फोर्स एंड इट्स कॉज एंड इट्स इफेक्ट। अच्छा, डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स का मतलब है मोशन है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ए बॉडी चेंजेस its position from one equilibrium position to another equilibrium position with respect to time for a particular reference. Hence the body carry with a certain velocity. In this condition the body is said to be in dynamics. इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट का मोशन के ऊपर स्टडी किया गया है। तो डायनामिक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है, स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना कितना फोर्स है। अब मैं बोलूंगा ये पेन अभी रेस्ट पे है, रेस्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट का हो सकता है यहाँ पे मैं जितना फोर्स दे रहा हूँ अगर उतना मैग्नीट्यूड का मैं फोर्स दूंगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स दो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। अगर मैं बोलूंगा डायनामिक्स में क्या, ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव करने के मूव जो कर रहा है, मूव करना है मतलब एक इक्विलिब्रियम से यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे अगर ये मूव करेगा तो दूसरा इक्विलिब्रियम को जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, उसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, ओके, एंड उसका रेफरेंस के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो तो मोशन को डिस्क्राइब करता है। मैंने क्लास में किया था मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, वो तो बाकी सब हमने क्लास में डिस्कस किया था, हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो यहाँ पे भी मोशन पर थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है द लॉ स्टेट दैट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स a body does not change its position with respect to reference or its maintain its uniform motion या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, तो ये लॉ यही बोलता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट एक मूव करता है, अगर मैं बोलूँगा ये अभी मैं बोलूँगा एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, एक फुटबॉल को किक मारा, और मैं बोलूँगा कि फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर रेस्ट पे, फुटबॉल ग्राउंड पे रेस्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। ठीक उसी तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका जो वेलोसिटी चेंज ना होना या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट रहना भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट है। तो नेचुरल स्टेट का मतलब विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट का अगर मूव करता है तो मूव ही करेगा, तो मूव करता है मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, मूव करता है मूव करेगा, मैं बोलूँगा इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, हम बेसिकली जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसका मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स होगा जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है कि नहीं। लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग है, ये जो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। तो हमेशा सब जानते थे कि ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्प्लेस हो रहा है, अगर मैं बोलूँगा कि आपका गाड़ी जा रहा है, आपका बाइक जा रहा है, क्यों जा रहा है, बाइक के ऊपर फोर्स है, बाइक जा रहा है, ऐसा जरूर नहीं है, हर कंडीशन पे इक्वल नहीं। पहले से सभी साइंटिस्ट ने जाने थे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ये हर एक कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं। ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। हो सकता है जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना या फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना, ऑब्जेक्ट का दोनों जो चीज है ना, वो दो चीज क्या है, ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट है। अगर इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका मूव कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं। मेरा कहने का मतलब ये फर्स्ट लॉ है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर उसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं होता है, अगर चेंज नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर ऐसा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फुटबॉल ग्राउंड पे है, जैसा स्टेट है, ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन भी उसका ऑब्जेक्ट का वही नेचुरल स्टेट है, वो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ किसको डिस्क्राइब करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है नहीं। तो वो एक्चुअली वो कैसे होता है, एक्चुअली वो प्रैक्टिकली समझना वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। तो मैं बोलूँगा, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, फुटबॉल अभी ग्राउंड पे है, एक प्लेयर आया तो फुटबॉल को किक किया, ग्राउंड पे किक किया, तो देखा कि कुछ देर के बाद क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस के बाद क्या हुआ, फुटबॉल रुक गया। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो फुटबॉल रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं गया, वो जाना चाहिए, रुक क्यों गया। अगर ऑब्जेक्ट फुटबॉल यहाँ से, अगर मैं बोलूँगा ये फुटबॉल यहाँ से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से मैंने फोर्स दिया, फोर्स की वजह से वो मूव किया, कुछ देर के बाद रुक गया, क्यों, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसकी वजह से वो रुक गया, ओके। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा हूँ, अगर भाई फुटबॉल यहाँ पे है,
फुटबॉल प्लेयर क्या किया, फुटबॉल को किक किया, वो अभी ग्राउंड पे किक नहीं किया, वो एयर पे किक किया। अगर वो एयर पे किक करेगा उतना फोर्स से, जितना फोर्स से ग्राउंड से किक किया था उतना फोर्स से वो एयर पे किक किया। अगर वो एयर पे किक करेगा तो देखो कि जाहिर सी बात है, जनरल बात है, जितना डिस्टेंस कवर किया था वो ग्राउंड पे, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो एयर पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना फोर्स से वो किक किया था ग्राउंड पे उतना फोर्स से वो एयर पे किक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एयर पे जो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है उसका जो इम्पैक्ट या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं कम है कंपैरिजन टू ग्राउंड। इसका मतलब है वो कौन सा फोर्स है, हम बेसिकली बोलते हैं वो फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन क्या करता है, अगर ग्राउंड पे किया तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है, क्योंकि वो एरिया जो कॉन्टैक्ट है वो मैक्सिमम रहता है, इसकी वजह से वो क्या हुआ, कितना डिस्टेंस, कम डिस्टेंस कवर किया। और एयर पे जो एयर का फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल, बहुत कम है कंपैरिजन टू ग्राउंड, इसके लिए वो ज्यादा डिस्टेंस गया है कि नहीं। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है। अगर मैं बोलूंगा जो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसा कंडीशन लाऊंगा जहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कुछ देर के बाद फुटबॉल रुक क्यों गया, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज धीरे धीरे कम होते होते किस जगह पे रुक गया। एयर के लिए क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद रुका, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद रुका, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे कम हुआ, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस हुआ। तो अगर ऐसा कंडीशन में लाऊंगा जहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इन्फानाइट नंबर्स टाइम के लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव ही करेगा। वो ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोला जाता है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आज से गलती नहीं करना कि ऑब्जेक्ट को जा रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है कि नहीं। ऐसा एक्चुअली वो प्रैक्टिकली सही है, लेकिन थियोरिटिकली वो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आता है जिसके वजह से, क्योंकि जो वो थर्ड लॉ से हम समझेंगे कैसे वो आता है। ओके, हम नेक्स्ट सेकंड लॉ को जाते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव लॉ है। वो क्वालिटी दिखाता है, वो कितना क्वालिटी, ये फर्स्ट लॉ दिखाता है। वो क्वांटिटी मतलब कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है, कितना, हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, मैं फुटबॉल को किक किया तो कितना अमाउंट का फोर्स किया, कितना अमाउंट का मैंने फोर्स दिया उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अमाउंट का फोर्स दिया। तो बोलते हैं द लॉ स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे v2 था, v1 माइनस v2, अगर v1 v2 के साथ इक्वल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ, तो फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन है मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं। देखो यहाँ पे कितना फोर्स है, ये तुम्हारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम विथ माइनस इनिशियल टाइम, ये तुम्हारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, तो एफ इंटू, तो ये वेलोसिटी यदि क्या वासिलेशन हुआ तो कितना क्वांटिटी का फोर्स ऑब्जेक्ट में फुटबॉल है, कितना क्वांटिटी का है, फुटबॉल का वेट कितना है, फुटबॉल का वेट का मतलब फुटबॉल का मास कितना है, और फुटबॉल के ऊपर कितना फुटबॉल कितना एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना उसका वेलोसिटी है। अगर वो हमको पता चल जाएगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे कि कितना अमाउंट का फोर्स है। ओके, और भी अनदर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे तो हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वो मास है, तो एफ इज इक्वल टू मास। ये तुम्हारा क्या है, क्वांटिटेटिव। द लॉ इज ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, मतलब कितना क्वांटिटी का फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर है, दैट इज द
दैट इज सेकंड लॉ। यहाँ और यहाँ पे है थर्ड लॉ। लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन आज हम जानते हैं कि एवरी एक्शन आज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी एवरी एक्शन आज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हम बोलते हैं। तो ये एक्चुअली उसका जो थर्ड लॉ का कंक्लूजन है, एक्चुअली थर्ड लॉ वो नहीं है। हम बोलते हैं कि एवरी एक्शन आज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम बोलते हैं थर्ड लॉ की। ये थर्ड लॉ का क्या है कंक्लूजन है कि थर्ड लॉ का एक्चुअल थर्ड लॉ एक्चुअली है कि एवरी फोर्स व्हिच इज जनरेटेड इन द नेचर इन द जनरेटर दैट शुड बी इन कपल, वो हमेशा कपल में रहता है। कपल में रहते हैं मतलब कपल में रहते हैं मतलब वो हमेशा नेचर में डुअलिटी रहता है। डुअलिटी रहता है मतलब मैं बोलूंगा ये तुम्हारी दीवार है, यहाँ पे मैं एक धक्का दूंगा तो ओबियसली एक जो वाल है मेरे को एक धक्का दे रहा है। तो जो मैं फोर्स कितना दे रहा हूँ यहाँ पे वाल पे दे रहा हूँ, नेचर क्या कर रहा है, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से दे रहा है। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट कर रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट कर रहा था, तो देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, ओबियसली एक ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा हमारा मतलब मॉडर्न जो नेचर है उसका प्रॉपर्टी है। मॉडर्न नेचर ऐसा करता है कि जो एवरी जो जितना फोर्स है, मैं बोल रहा था कि जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल मैंने फोर्स दिया फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल ऊपर ने तो फोर्स दिया, फुटबॉल तो क्या है, फुटबॉल यहाँ से स्लाइड किया, तो ऑब्वियसली एक अदर फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली एक्ट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक अपोजिट डायरेक्शन में या फिर नेचर पे कोई भी फोर्स सिंगल नहीं है मतलब वो अब मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियर फोर्स हो या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी मतलब कुछ भी टाइप का फोर्स हो, वो हमेशा क्या होगा, डुअल नेचर में रहेगा। तो उसको तो बोलने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इक्वेशन को बोला गया कि लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन आज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब फोर्स हमेशा किससे जनरेट होगा, वो कपल में जनरेट होगा, मतलब डुअलिटी नेचर पे रहेगा। ओके, तो फिर हमारा जो एक था, एक मोशन है, एक रेस्ट है। तो हमारा तो वो टॉपिक में है, तो यहाँ पे है, कहाँ पे है मोमेंट है, वहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ यहाँ पे मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है डीआर। अच्छा ठीक है, देखो हमको जानना है मोशन क्या है। मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मोशन हम बोलते हैं। हम बेसिकली हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, हम बोले ऐसा जरूर नहीं है, हो सकता है हमारे लिए वो मूव करता है लेकिन दूसरे के लिए तो मूव नहीं करता है, ऐसा होता है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप कहीं पे गाड़ी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ट्री मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, आपको देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है वो अगर वो रोड पे जो खड़ा है उसके लिए तो ट्री रेस्ट पे है, हाँ ठीक है कि नहीं। तो मोशन हम एक्चुअली जो लॉ क्या बोलता है, लॉ जहाँ पे भी जाओगे वो उसके लिए वैलिड होगा, लॉ हर एक के लिए वो ट्रू है, दैट इज लॉ। तो मोशन हम बोलेंगे ऐसा कौन सा कंडीशन होगा ताकि वो हर एक जगह वो इक्वल होगा। तो मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पे पेन है, यहाँ पे क्या पे, तो पेन रेस्ट है, क्या पे पेन दिख रहा है क्या आपको कि भाई ये रेस्ट है, क्या आप देख रहा है पेन को, ये भी रेस्ट है, ये दोनों बोलते हैं कि रेस्ट है। तो अगर मैं बोलूँगा कि आपको लेके मैं मून पे रखूँगा, तो वो क्या दिखेगा, अर्थ घूम रहा है तो पेन तो ऑब्वियसली घूम रहा होगा। तो या फिर ये दोनों यहाँ पे रेस्ट पे है, कोई दूसरा जाके मून पे दिखेगा, ये दोनों तो घूम रहेंगे। तो फिर रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। मोशन मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जा रहा है, वो राइट है, वो अगर वो जा रहा है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस मतलब किस रेफरेंस के हिसाब से वो जा रहा है। रेफरेंस मतलब जो ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे पेन है, यहाँ पे कैप पे, अगर वो कैप के हिसाब से वो पेन रेस्ट पे, दैट इज राइट। लेकिन जो मून पे खड़ा होकर वो इन दोनों को देख ले, उसके रेफरेंस से वो मूव कर रहा है कि नहीं, उसके लिए भी राइट, उसके लिए भी राइट। तो हम बेसिकली मोशन किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस नहीं है तो इसका जो इक्वेशन कोई वैलिड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। तो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस का मतलब है एक रेफरेंस के हिसाब से, एक रेफरेंस बाय या फिर एक ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट है, उसके हिसाब से वो रेस्ट पे, दूसरे के लिए हो सकता है वो मोशन पे है या फिर दूसरे के लिए हो सकता है वो रेस्ट पे है। ओके, रेस्ट के लिए वही है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस के हिसाब से। अगर वो उसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो रेस्ट पे है। ओके,
हम और एक पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वो तो बहुत बार भी मैंने क्लास पे किया था। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हम ये यहाँ पे एक मैंने आरो मार्क दिया, इसका मतलब क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे वहाँ पे कोई भी आरो मार्क नहीं, इसका मतलब ये वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब वो उसके जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन है। और स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है कि नहीं। मैं बोलूँगा 5 किलो चावल, इसके पास वो तो उसका पास क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, कोई उसका डायरेक्शन नहीं, हैविंग नो डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर तो है, लेकिन उसका डायरेक्शन है ईस्ट में, नॉर्थ में नहीं जाना है कि वेस्ट में नहीं जाना है, तो इसके लिए डायरेक्शन है। हम रोड पे आरो मार्क दिया है, आरो मार्क मतलब वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, 30 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। तो वो क्या है, वो डिस्प्ले वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आ रहा है? ओके। डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर बाय बॉडी। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक ऐसा एक पाथ है, बोलूँगा यहाँ पे एक ऐसा पाथ, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुंच इस पोजीशन पर। तो जितना पाथ कवर किया इसको हम बोलेंगे क्या है, इसका बोलेंगे डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, मतलब पाथ कवर बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर सबसे छोटा डिस्टेंस कितना, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। ओके, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे ए बॉडी है, यहाँ पे बी बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है मतलब यहाँ से बात कर रहा है, इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, इस पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यही पॉइंट बी है, यही पॉइंट बी है। अगर ऐसा है, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, इतना है, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 है, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर मीटर, ये इसका भी वो यूनिट किलोमीटर मीटर है। ओके, और ये वेलोसिटी और स्पीड, हम बेसिकली बोलते हैं वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो दोनों का यूनिट देखो, दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, दोनों के लिए इक्वल है। लेकिन अलग क्या है, वेलोसिटी के लिए हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड। ओके, देखो इट कैन जीरो और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ये कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो और नेगेटिव हो सकता है। देखो एक्सीलरेशन हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए मोशन अलॉन्ग एनी एक्सिस, अलॉन्ग एनी किसी भी एक्सिस से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन v2 - v1 डिवाइडेड बाय 2 - v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v1 क्या है, इनिशियल